इजिप्ट के गीजा पिरामिड से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के करीब एक ऐसा एरिया है जिसको वादी अल जर्फ कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और टीले मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट भी है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज से 4500 साल पहले दफन किया गया था। जी हाँ, इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाइमस्टोन का टीला है जो ऊपर से देखने पर तो एक मामूली टीला लगता है, लेकिन इसके अंदर पत्थरों को काट कर कई सुरंगें बनाई गई थी और इन सुरंगों को हजारों टन वजनी पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। सदियों पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर छुपाया था जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब पहली बार इन सुरंगों के सामने से पत्थर हटाए गए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इजिप्ट के आलिशान पिरामिड और यहाँ की जमीन का चप्पा चप्पा दिलकश मिस्ट्री से भरा हुआ है। वैसे तो पूरे इजिप्ट में अभी तक 118 पिरामिड ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन कई पिरामिड इजिप्ट और अफ्रीकन रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे अभी तक छुपे हुए हैं। फिलहाल जो पिरामिड दुनिया के सामने मौजूद है उनमें से सबसे बड़ा इजिप्ट के शहर कायरो में मौजूद है, जिसको पिरामिड ऑफ कुफू कहा जाता है। 480 फीट ऊंचा यह पिरामिड इजिप्टियन किंग कुफू ने बनवाया था, जबकि इसके बराबर में ही 450 फीट ऊंचा यह पिरामिड किंग कुफू के बेटे किंग काफरे ने अपने राज के दौरान बनवाया था। हैरत की बात तो यह है कि हर एक पिरामिड को बनाने में 25 लाख लाइमस्टोन के स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे और हर एक ब्लॉक का वजन 2500 किलोग्राम बताया जाता है। ये इतना ही वजन है जितना 2 हैचबैक कार्स का वजन बनता है। इतना ज्यादा वजन 480 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाना और हर एक ब्लॉक को परफेक्ट एंगल पे रखना एक ऐसा टास्क है जिसको आज के दौर में मशीनरी की मदद से ही परफॉर्म करने में कई साल लग सकते हैं। तो सोचे ये काम सदियों पहले बगैर मशीनरी के कैसे किया होगा। जिस जगह ये पिरामिड बने हैं ये जगह किसी दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस का एक ऐसा शहर हुआ करता था, लेकिन फिर अननोन रीजंस की वजह से ये पूरा एरिया कई फीट रेत के अंदर धंस गया। अगले 100 सालों तक यहाँ से रेत हटाने के लिए एस्केलेशन का काम चलता रहा और सन 1980 में पहली बार यहाँ मेजर डिस्कवरी हुई। पिरामिड ऑफ काफरे के बराबर से उन वर्कर के ढांचे मिले जिन्होंने कुफू के बेटे काफरे का पिरामिड बनाया था। कई स्केलेटल्स का मुआयना करने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग स्लेव्स नहीं थे, क्योंकि इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और उनकी मरहम पट्टी भी की जाती थी। बदकिस्मती से किंग कुफू के मरने के बाद ये जगह कई सालों तक लुटेरों के रहमो करम पर थी। इसी वजह से ना ही यहाँ से कोई पपायरिस यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये पिरामिड कब और कैसे बनाए गए थे। पिरामिड साइट से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुरानी सी पोर्ट मिला जिस पर शक था कि ये किंग कुफू के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। समंदर के पास से मिलने वाला ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इसमें आराम से कई सारे लोग रहकर काम कर सकते थे। जब इस एरिया में सर्चिंग की गई तो यहाँ समंदर के अंदर से बोट एंकर्स भी प्राप्त हुए। उस दौर में पत्थरों से बने एंकर्स इस्तेमाल किए जाते थे जिनमें रस्सियां बांधकर बड़ी बड़ी बोट्स को पार्क किया जाता था। स्टोन एंकर्स यहाँ भारी मात्रा में पाए गए, जिससे ये बात साबित होती है कि ये 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का सी पोर्ट हुआ करता था। अगर ये पोर्ट था तो जाहिर है इसमें चलने वाली कश्तियां या उनके पुर्जे यही आसपास ही कहीं रखे जाते होंगे और एक्सपर्ट्स को उन्हीं कश्तियों की तलाश थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इजिप्ट एक्सपर्ट्स को पोर्ट से चंद किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के एक टीले के अंदर बड़ी महारत से खोदे गए कई टनल्स मिले जिनकी एंट्रेंस को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट टीम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से उनको कश्तियों से बढ़कर भी कुछ खास एविडेंस मिलने वाला है। जब इन टनल्स की एंट्रेंस के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर वो मंजर देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। काफी बड़े टनल रूम में से कोई बोट तो नहीं मिली, लेकिन बोट्स के कई सुराख जरूर मिले। इन सुराख के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग कुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया।
इजिप्ट एक्सपर्ट्स इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि उन्होंने कई हाइरोग्लिफिक्स पे ये नाम पहले ही देख रखा था। इस पर जो लिखा था उसका मतलब है हमारा खुदा कुफू हमारी हिफाजत करे। इस सीक्रेट स्टोर रूम की जब तहकीकात की गई तो हैरत अंगेज तौर पर यहाँ से बहुत खस्ता हालत में पपायरस भी मिला जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उस दौर में सारी कागजी कार्रवाई इन पपायरस पे ही की जाती थी। आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया से मिलने वाले पपायरस में से ये सबसे पुराना था। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद जब इसको रिस्टोर करवाया गया तो किंग कुफू के दौर की कुछ झलकियां नजर आने लगी। इस पपायरस को लिखने वाला मिरर नामी एक सुपरवाइजर था जो किंग कुफू के लिए काम करता था। उन ग्राफिक्स को देखकर समझना और फिर उसकी लॉजिक बनाना इजिप्ट एक्सपर्ट्स के लिए काफी मुश्किल काम होता है। सबसे बड़ा जो सवाल था वह ये था कि सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ यहाँ कर क्या रहा था और वह किंग कुफू के लिए क्या काम करता था। कई सालों की मेहनत के बाद पपायरस से यह मालूम पड़ा कि मिरर नामी सुपरवाइजर कोपर को बोट से अनलोड करके उसको नाइल रिवर तक पहुंचाता था, जहां से दोबारा बोट्स पर लाद कर कोपर को पिरामिड साइट तक पहुंचाया करता था। ये इंफॉर्मेशन जानकर इजिप्ट एक्सपर्ट्स को सारी कहानी समझ आने लगी। उस दौर में आयरन तो हुआ नहीं करता था, इसी वजह से मिरर और उसकी टीम बोट्स में बैठकर समंदर के उस पार साइनाई पेनिनसुला जाया करते थे। साइनाई में आज भी खासा कोपर पाया जाता है। इजिप्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक बार में ही वह इतना ज्यादा कोपर डिलीवर कर देते होंगे कि अगले 2 सालों तक दोबारा जरूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन सवाल यह है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में कोपर कहां इस्तेमाल होता था, जबकि यहाँ तो सिर्फ लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर ही नजर आते हैं। असल में कोपर की मदद से वो टूल्स बनाते थे जिनको लाइमस्टोन के ब्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड साइट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और इस जगह को टूरा कहा जाता है। इजिप्ट एक्सपर्ट्स को इस जगह से कई सबूत मिल चुके हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक्स यहीं से काटे जाते थे। लेकिन आखिर कैसे वजनी ब्लॉक्स को पहाड़ से अलग किया जाता था, और वह भी परफेक्ट शेप में? ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने लाइमस्टोन पर पहले एक ब्लॉक की शेप ड्रॉ करके अपना वर्क एरिया डिफाइन किया और फिर कोपर टूल्स की मदद से उसको काटना शुरू किया। पहले तो लाइमस्टोन को काटने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी के छिड़काव के बाद ये नोटिस किया गया कि लाइमस्टोन को काटने की स्पीड 5 टाइम्स बढ़ गई है। 5 वर्कर्स को एक ब्लॉक काटने में पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस काफी एक्सपीरियंस थे, इसी वजह से वह ये काम 4 से 5 दिन में ही कर लेते होंगे। और एक्सपर्ट्स को कुफू पिरामिड मिस्ट्री सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही थी। एक्सपर्ट्स की टीम को अब ये जानना था कि लाइमस्टोन के ब्लॉक्स काटने के बाद उनको पिरामिड के टॉप पर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता था। बदकिस्मती से पिरामिड्स में ऐसा कोई सुराख नहीं छोड़ा गया था जिससे ये पता लगाया जा सके। इसी वजह से ये जानने के लिए भी पिरामिड साइट से हटकर सबूत तलाश करने की जरूरत थी। गीजा में पिरामिड साइट से 300 किलोमीटर के फासले पर रेगिस्तान की कड़कती गर्मी के दरमियान हैटनूप का मकाम मौजूद है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो जगह मिली जहाँ से एंशिएंट इजिप्शियंस स्टेच्यूज बनाने के लिए एक खास किस्म का स्टोन निकाला करते थे। ये पत्थर इजिप्टियन अलाबास्टर के नाम से जाना जाता है। इससे इजिप्शियन किंग्स अपने स्टेच्यू बनवाया करते थे। इतने बड़े स्टेच्यू बनाने के लिए जाहिर है यहाँ से काफी बड़ा स्टोन निकाला जाता होगा, और वो भी 1 पीस में। जमीन के कई फुट नीचे इस खास स्टोन को निकालकर ऊपर कैसे लाया जाता था, यही जानने के लिए 100 से भी ज्यादा वर्कर और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ आई थी। ये साइट भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी खास थी, क्योंकि यहाँ भी किंग कुफू का नाम जगह जगह पर पाया गया था। पिछले कई सदियों से यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया था। कई महीनों तक यहाँ खुदाई का काम चलता रहा, लेकिन मलबे के सिवा यहाँ से कुछ न मिल सका। पर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यहाँ से पहला सुराख मिला। जमीन से कई फुट नीचे मलबे के नीचे दबी हुई इस स्टेयर और एक रैंप नुमा चीज जाहिर हुई। खुदाई के बाद स्टेयर पर कुछ अनोखे गड्ढे भी उभर कर सामने आ गए। दोनों साइडों पर स्टेयर्स, बीच में रैंप जिसकी स्लॉप 25% के आसपास थी। और इस स्टेयर पर बने अनोखे गड्ढे आखिर क्यों बनाए गए थे?
एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह सब कुछ क्वारी से निकलने वाले स्टोन को ऊपर लेकर जाने के लिए ही बनाया गया था। काफी सोच विचार के बाद यह नतीजा निकाला गया कि इन घटनाओं में लकड़ी के तने डाले जाते थे। स्टोन का बड़ा ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था और वह रस्सियां इन लकड़ी के तनों से ट्विस्ट होकर जाती थी, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। ये माना जा सकता है कि यह लकड़ी का ताना उस दौर में पुली का काम करता था। ये बात अब काफी क्लियर हो चुकी थी कि बीच वाले रैंप पर स्टोन का ब्लॉक रखा जाता था, जबकि दोनों साइड पर वर्कर रस्सियां और लकड़ी के तने की मदद से स्टोन ब्लॉक को ऊपर खींचा करते थे। जबकि स्टोन ब्लॉक की फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। और आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने हजारों केजी वजनी स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाने वाली मिस्ट्री को अब काफी हद तक सॉल्व कर दिया था। अगर हैटनुक के मकाम पर इस स्टोन क्वेरी से इसी मेथड के थ्रू स्टोन ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट किया जाता था, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इसी किस्म के रैंप्स बनाए जाते होंगे और वहां भी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को ऐसे ही ऊपर खींचा जाता होगा। द ग्रेट पिरामिड को बने 4500 साल गुजर चुके हैं और पिछले 300 सालों से इन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग मिस्ट्रीज में उलझा कर रखा है। बेशक आर्कियोलॉजिस्टिक और एक्सपर्ट्स इन पिरामिड्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी पिरामिड की कंस्ट्रक्शंस को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है। इजिप्ट के पिरामिड की यह मिस्ट्री आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।